वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर वालों को आज हम यह क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स में टोटल 5 पेपर है और 5 पेपर में से हम जो तीसरा पेपर है उसको पढ़ाएंगे और इस पे आप लोगों को हमने एक लेक्चर ऑनलाइन दे दिया है जिसमें हम टेंसर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दूसरा लेक्चर हम आप लोगों के साथ गूगल मीट पर जुड़े और गूगल मीट पर जुड़ के आप लोगों से हमने ये डिस्कशन किया कि ज्योमेट्री की शुरुआत हुई कैसे और कैसे प्लूटो से लेकर के धीरे धीरे ज्योमेट्री आगे की तरफ बढ़ी। आज हम लोग थोड़ा सा अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो पेपर का पूरा नाम है टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। हम पहले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि बेसिकली यह पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है टेंसर और जो दूसरा भाग है उसका नाम क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो हम लोग जानेंगे कि टेंसर क्या होता है। हम थोड़ा सा डिस्कशन किए थे कि टेंसर एक्चुअली जनरलाइजेशन है वेक्टर का। हम इस बात को आगे चल के और बढ़िया से बताएंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम लोग टेंसर को शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में यह बताया था कि जब 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं x, y से। 3 डायमेंशन में जब किसी पॉइंट को आप लिखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं x, y, z से। ऐसे अगर आप 4 डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए तो आप लिखेंगे x1, x2, x3 एंड x4 से। क्लियर है मेरी पूरी बात? अच्छा, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट लिखना हो n डायमेंशन में तो आप लिखेंगे x1, x2, x3 एंड xn। ये जो पॉइंट है या n डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जनरल n डायमेंशनल स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, vn से। vn क्या डिनोट करेगा, n डायमेंशनल स्पेस। अब एक बात यहाँ पे बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, जब vn में हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो लिखेंगे x1, x2, x3 एंड डॉट डॉट xn। आपको ये बड़ा ताजुब लग रहा होगा कि सर सफिक्स तो आज तक हम लोग नीचे लगाते थे, आप तो ऊपर लिख रहे हैं। ये तो स्क्वायर है, क्यूब है, पावर n है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, पूरे टेंसर के दौरान जब हम ऐसे लिखेंगे x1, इट मीन्स दैट नॉट द x का पावर 1, इट मीन्स दैट इट इज द x1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पहला स्लॉट है। ये x2 लिखा है, x स्क्वायर नहीं लिखा है। ये x3 लिखा है, x क्यूब नहीं लिखा है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखते थे ना, इसी का लिखने का एक नया नोटेशन होगा। क्लियर है पूरी बात? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो सर स्क्वायर कैसे लगाएंगे, क्यूब कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि x1 नोटेशन है, इस पे आपको स्क्वायर लगाना है तो आप इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे तब स्क्वायर लगाएंगे। मतलब जब पूरा बुक आप पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे कि पावर तब लगा होगा जब सफिक्स के ऊपर कोई इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करके कोई पावर लगाया गया होगा। इसके सिवाय आप नहीं समझेंगे इस बात को। क्लियर है? अब देखिए एक और बड़ी बात, हमने कहा था कि जब कोई भी, अगर आप ऐसे सपोज कर लिया हमने कोई एक टेंसर लिखा ए आई जे। अभी जब हम लिख रहे हैं कोई टेंसर ए आई जे तो आप सोच रहे होंगे कि ये टेंसर क्या है, ए आई जे ऊपर नीचे क्या है। हम इस सेकेंड लेक्चर में पढ़ाएंगे, जब हम सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे कैसे बना है, क्या है। पहले तो इस टर्म को समझिए क्या है। आप जब अपना बुक देखेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा सुपर स्क्रिप्ट और एक टर्म आएगा सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता क्या है? देखिए, जब ये लिखा गया है टेंसर ए आई जे तो ये जो नीचे वाला सफिक्स है ना, नीचे वाला सफिक्स, इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं और जो ऊपर वाला सफिक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो ऊपर वाला सफिक्स है इसको सुपरस्क्रिप्ट और जो नीचे वाला सफिक्स है इसको क्या बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। क्लियर है पूरी बात यहां तक? अब हम आते हैं, थोड़ा सा काम की बात करते हैं और इस लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टेंसर का ब्रांच है, टेंसर जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काम कर रहे थे आइंस्टीन, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मैथमेटिक्स में कुछ अधूरा है, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए उन्होंने टेंसोरियल ज्योमेट्री बनाई। और जब टेंसर को बनाया तो उनका पर्पज था इसका यूज करना अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ताकि कॉस्मोलॉजी को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बड़ी आसानी से डील किया जा सके, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था एन डायमेंशन को डील करना। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप एन डायमेंशन की बात करते हैं, 4 डायमेंशन क्या आप देख सकते हैं, क्या आप 5 डायमेंशन देख सकते हैं? तो हमारा आंसर यह होगा, क्योंकि हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं 3 डायमेंशन के, और 3 डायमेंशन के अगर ह्यूमन बीइंग हैं तो क्या आप बताइए हम क्या 4 डायमेंशन का इमेज अपने माइंड में बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। जस्ट लाइक वैसा ही है कि 3 लीटर का कंटेनर रखा हो, कोई कहे उसमें 4 लीटर का आप लिक्विड डालिए, तो चौथा लीटर कहाँ जाएगा? आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। वही चीज है, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, यह 3 डायमेंशन से ज्यादा चीजों का इमेज फॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन मैथमेटिकली हम 3 डायमेंशन से ज्यादा किसी भी बात को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको सीन कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि भी नहीं आती है। तो हम लोग यहाँ पे एक जो नेक्स्ट टर्म देखने जा रहे हैं उसका नाम है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, ये आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन क्या था? एक्चुअली जब ये टेंसर को डील कर रहे थे ना, तो जैसे मान लिया आपके सामने ऐसे कोई बड़ी सी एक्सप्रेशन आया, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस an(xn). अब जरा सोचिए, इतना लंबा चौड़ा अगर बार बार लिखना पड़े तो आधा टाइम तो इसी में गुजर जाएगा, इसी को लिखने में। तो इन्होंने क्या किया, ये तो आप लोग भी जानते हैं और आइंस्टीन को भी मालूम था कि इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं ai एंड xi, और i को आप वेरी करा दीजिए 1 से लेकर कहां तक, n तक। तो सिंपल सी बात है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बना देंगे। लेकिन अभी भी इनको समस्या लग रहा था ये बार बार समेशन बनाना, क्योंकि ऐसा सिंबल बार बार आएगा, तो बार बार समेशन बनाना इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि एक काम करते हैं, समेशन को हटा देते हैं और समझते रहेंगे। हमारी बात अगर n डायमेंशन में हो रही है तो ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स n तक वेरी करेगा, ऐसे ही सम के फॉर्म में। और समेशन अगर सामने नहीं भी लगा है तो आप समझते रहिए कि समेशन लगा है, और ये अपने सुविधा के लिए आइंस्टीन ने इस बात को किया था। तो इस समेशन को हटा करके सीधे इस बात को ऐसा लिखना अपने सुविधा के लिए ये आइंस्टीन द्वारा किया गया था, है ना। तो ये चीज क्या है, इससे क्या फायदा मिलेगा कि आप इतने पूरी बात को इतना शॉर्ट फॉर्म में कह पाएंगे, और ये ज्यादा अच्छा है ना। इस समेशन लगाने से भी बढ़िया बेस्ट है। इसी को हम लोग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन कहते हैं। मतलब यहाँ जो समेशन न लगाना और फिर भी मन में यह मानते रहना कि पक्का समेशन लगा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहीं ai xi लिखा रहेगा तो आप समझते रहिएगा, दिस इज नॉट अ सिंगल टर्म, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। 3 डायमेंशन है तो सम ऑफ 3 टर्म, तब यहाँ तक चलेगा, है ना। अगर 2 डायमेंशन है तो ये क्या लिखा होगा, a1x1 प्लस a2x2, केवल 2 तक चलेगा। 4 डायमेंशन है तब क्या लिखा होगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4, इस तरीके से चल रहा होगा। तो ये रहा आपका आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आपकी बुक में इसका डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से लिखा है, तो आप देख करके अपने कॉपी में नोट्स बना लें। जस्ट अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ इंडिसेस के बारे में, जिसका नाम होता है डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स, कुछ लोग इसको डमी सफिक्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डमी सफिक्स भी कहते हैं, डमी इंडेक्स को। तो होता क्या है डमी इंडेक्स या डमी सफिक्स, इस बात को जरा सा समझिए। जैसे मान लिया कि कहीं पे हमने कुछ लिखा है aij(xi), ध्यान दीजिएगा aij(xi), n डायमेंशन स्पेस में हम बात कर रहे हैं।
तो अगर हम n डायमेंशन स्पेस में बात कर रहे हैं तो ये i भी n तक वेरी करेगा, j भी n तक वेरी करेगा और ये वाला i भी n तक वेरी करेगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस i को वेरी कराते हैं, अभी j को भी छोड़ देते हैं। तो आप j को छोड़ दीजिए, सिर्फ किसको वेरी कराइए, i को। तो पहले क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे i की जगह, तो बनेगा x1, इसके जगह हमने 1 रख दिया। और समेशन छुपा होगा, कौन कहा था, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन। तो प्लस क्या लिखोगे, a2j x2 प्लस ऐसे हम लोग क्या बनाएंगे, डॉट डॉट an j xn। ये लाइन समझ में आई आप सभी लोगों को, क्लियर। अब जरा सोचिए कि अगर कोई ऐसे लिखा है ना, a k j एंड x k, अब जरा इसमें j को आप फिक्स रखते हुए k को जरा वेरी कराइए, डायमेंशन कितना है, n, तो k भी कहां तक वेरी करेगा, n तक। तो आप लिखेंगे कितना, a1 j, फिर इसके बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, x1 प्लस इसको आप 2 दे दीजिए, तो बन जाएगा कितना, a2j और x2 और प्लस डॉट डॉट तो 1 कितना, an j xn। आप ध्यान से दोनों एक्सप्रेशन को देखो, आपको नजर आ रहा होगा कि राइट साइड का दोनों एक्सप्रेशन सेम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में यहां i लिखा है दोनों जगह और यहां पर k लिखा है दोनों जगह। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर ये लोअर इंडेक्स और इसका अपर इंडेक्स दोनों सेम है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करने में चाहे आप यहाँ पर i लिखिए, चाहे आप यहाँ पर k लिखिए, चाहे कोई l लिखिए, चाहे m लिखिए, फाइनली जो रिजल्ट आएगा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ये जो इंडेक्स लिखा है यहाँ पे, ये i के जगह k भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इंडिसेस को जो यहाँ पर एक बार सबस्क्रिप्ट में आए हो और यहाँ पे वही सेम किस में आया हो, सुपरस्क्रिप्ट में आया हो, ऐसे इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डमी इंडेक्स, या क्या कहते हैं, डमी सफिक्स कहते हैं। इस डमी सफिक्स की खासियत क्या होती है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है aijxi, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस जो दोनों सेम दिख रहा है ना, इसके जगह आप कोई नया इंडेक्स प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, इसकी जगह आप यल प्रयोग कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस ढंग से यूज करेंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, पूरे टेंसर में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, तो डमी इंडेक्स है और डमी सफिक्स है, क्योंकि इसका हर स्टेप पे बार बार यूज होगा और आप इसका यूज करेंगे भी। तो ये रहा आपका डमी इंडेक्स या डमी सफिक्स। इसी के जस्ट बाद इसी के एडजेसेंट एक टर्म आता है जिसको लोग कहते हैं फ्री इंडेक्स। तो फ्री इंडेक्स क्या होता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। आप इसी वाले क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, इसमें i और i क्या है, डमी है, और j क्या है, j क्या किसी के साथ वेरी करेगा, इसके साथ और कोई तो है नहीं लगा हुआ, तो j अपना इंडिपेंडेंट है, वो 1 से लेकर के n तक ऑलरेडी वेरी करेगा, है ना। जैसे देखो, जब ये j वाला है, इसके साथ तो नहीं ना कोई डमी में है, तो आपका ये जो j अकेला बचा हुआ इंडिपेंडेंट टाइप का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है पूरी बात। तो आपका ए क्या होता है, फ्री इंडेक्स होता है। अब एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि डमी इंडेक्स को तो आपने कहा कि किसी दूसरे इंडेक्स से आप बदल दोगे, कि अगर कहीं लिखा है ए आई जे ऐसे एक्स जे, तो ये दोनों डमी है, तो आप बदल दोगे, ऐसे लिख दोगे, इसको ये बना दोगे, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। लेकिन अगर आप गलती से भी इस वाले को बदल दोगे ना, तो समस्या हो जाएगी। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे से। कहने का मतलब, अगर आपने कहीं ऐसे लिख रखा है, तो देखिए ये दोनों डमी है और ये क्या है, फ्री है। तो अगर आप कोई कहता है ऐसा, इसके जगह तुम के बना लो और बाकी ऐसे रहने दो, तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। केवल आप डमी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अब इसी के जस्ट बाद हम लोग एक और डेफिनेशन जानते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है क्रॉनिकर डेल्टा। क्रॉनिकर एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखा है अपना खुद का, जिसको बोलते हैं क्रॉनिकर डेल्टा। मैथमेटिकली इसको डिनोट किया जाता है ऐसे डेल्टा आईजे से। क्रॉनिकर डेल्टा इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा आईजे and is defined as
द वैल्यू ऑफ Kronecker delta is 1 if both indices gets coincide. Means that if I equal to j, in such a situation the Kronecker delta gives the value 1, and whenever we take I different from j, in such a situation the value of Kronecker delta become 0. So ये डेफिनेशन है Kronecker डेल्टा का कि अगर कहीं डेल्टा आई जे लिखा है ना, तो अगर आई और जे दोनों इंडेक्स सेम हो जाएगा तब ये वैल्यू 1 देगा, और अगर ये दोनों इंडेक्स आपस में अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो बैनिश कर जाएगा, मतलब वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ये बात समझ में आई? चलिए इस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताते हैं Kronecker डेल्टा पे, ध्यान दीजिएगा। बाकी बुक में एक दो और न्यूमेरिकल दिया है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो वो आप लोग खुद कर पाएंगे। जैसे आप चलिए जरा प्रूव करिए कि Kronecker डेल्टा आई और आई की वैल्यू n होती है। प्रूव दैट Kronecker डेल्टा आई और आई की वैल्यू n होती है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए आप Kronecker डेल्टा आई और आई को ले लीजिए, पक्का वेरी कराना शुरू करिए। कौन से डायमेंशन में बात कर रहे हैं आप, n डायमेंशन में। अगर आपसे कहीं कहा ना जाए कहाँ बात की जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि बात n डायमेंशन में की जा रही है। तो इंडेक्स कहाँ तक वेरी करेगा, n तक। सामने क्या छुपा होगा, समेशन। कौन कहता है, आइंस्टीन। सो आप इसको तोड़िए, आप इसको तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा 3 3 n प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, n, क्योंकि ये इंडेक्स कहाँ तक वेरी करेगा, n तक वेरी करेगा। अभी अभी हमने बताया कि Kronecker डेल्टा में अगर ये दोनों इंडेक्स सेम है ना, तो सेम होने पर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, है ना। ये भी दोनों सेम है तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, और ये वैल्यू दोनों सेम है तो क्या देगा, 1 देगा। ऐसे लास्ट वाला भी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो कितनी बार ये 1 लिखा होगा, एक्चुअली 1 2 3 से लेकर n बार लिखा है ना, तो 1 को अगर n बार जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, n आएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब यहाँ पर आई और आई दोनों सेम ऑलरेडी दिया था, तो क्या जरूरत है दोबारा 1 2 1 2 और 3 3 लिख करके तोड़ने का, सीधे यहीं पे बराबर कर दीजिए, वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम आपको एक बात बता दें कि आइंस्टीन ने कहा था जब आप इस बात को देखिए तो डायरेक्ट डील मत करिए, क्योंकि यहाँ पे समेशन छुपा हुआ है और जो इंडेक्स है वो वेरी कर रहा है। तो इन सारी बातों को जब ध्यान में रख करके आप तोड़ेंगे ना, तब जा करके आपका क्वेश्चन सही बनेगा, अदरवाइज आप फिर क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। तो इस तरह से और भी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखेंगे। दो और है क्वेश्चन छोटा छोटा बी और सी पार्ट में, आप सभी लोग ट्राई करेंगे और ट्राई करके बताएंगे हुआ या नहीं हुआ नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, कि हम लोग इस टेंशन में डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का हम लोग पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव कैसे फॉर्म करते हैं। तो डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है पूरी बात? सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे।